बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जोहार, नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सबों का स्वागत है। किसान भाइयों, कुछ नई जानकारियां लेके जुड़ चुके हैं हम आपके साथ। हमारा ये विश्वास है कि जो जानकारियां आपके पास नहीं हैं, हम उन्हें आपकी राह का बाधा नहीं बनने देंगे। हम आपको जानकारियों से इतना परिपूर्ण रखेंगे कि आप निर्बाध रूप से हमेशा तरक्की करते रहें। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि कृषि जगत में क्या कुछ है नया। देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनम गुप्ता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। महाझींगा पालन और रंगीन मछली पालन के लिए ले सकते हैं अनुदान। किसान जल्द से जल्द पीएम किसान पोर्टल पर डाउनलोड कराएं भूमि अभिलेख। पिछात पत्ता गोभी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद लेट ड्रमहेड। अब समाचार विस्तार से। झारखंड सरकार के मत्स्य प्रभाग की ओर से विभिन्न जिलों में मछली पालन के विकास के लिए 3 योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसमें उत्कृष्ट मत्स्य कृषकों, मत्स्य मित्रों, मछली बीज उत्पादकों, आरएफएफ समूहों, केज पालकों और हैचरी संचालकों को पुरस्कृत करने की योजना है। इसके अलावे निजी क्षेत्र में महाझींगा पालन और नई रंगीन मछली पालन इकाई की स्थापना करने की योजना है। इनमें अनुदान की सुविधा उपलब्ध है। इन योजनाओं से लाभ लेने के लिए जिला मत्स्य कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। किसानों को कृषि कार्य में आर्थिक सहयोग देने के लिए झारखंड के सभी जिलों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है। इसमें पीएम किसान योजना के लाभुक किसानों का भूमि अभिलेख पीएम किसान के पोर्टल पर डाउनलोड किया जाना है। लेकिन अभी तक बहुत किसानों ने अपना भूमि अभिलेख अपलोड नहीं किया है। ऐसे किसान जल्द से जल्द पीएम किसान पोर्टल पर अपना भूमि अभिलेख अपलोड करा लें। साथ ही केवाईसी भी करा लें ताकि अगली किस्त मिलने में कोई परेशानी ना हो। किसान भाइयों, कीट व्याधि आपकी फसल को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए लगातार अपनी फसल की निगरानी करें। कीटों की शुरुआती रोकथाम और उनकी संख्या का अनुमान लगाने के लिए गंधपाश या पीला चिपचिपा ट्रैप लगा सकते हैं। जब किसी कीट की रोकथाम के लिए बार बार एक ही दवा का उपयोग हो या सभी कीटों के लिए एक ही दवा का इस्तेमाल हो तो दवा का असरहीन होने लगता है। इसलिए दवा बदलते रहें। अलग अलग कीटों के लिए अलग अलग दवा का उपयोग करें। हो सके तो एक कीट के लिए भी अलग अलग मौसम में दवा बदल सकते हैं। किसान भाइयों से आग्रह रहेगा कि वो सबसे पहले अपने खेत में जो कीट आ रहे हैं उसका निगरानी करें, सर्विलेंस करें। इसके लिए अगर हमारे पास फेरोमोन ट्रैप है या फिर येलो स्टिकी ट्रैप है, इसका यूज़ करें और एक ही दवाई बार बार यूज़ ना करें। अलग अलग कीट के लिए अलग अलग दवाइयाँ आती है, वो अलग अलग ही छिड़काव करें। और जैसे कि तना और फल छेदक के लिए फ्लूबेंडामाइड, इमामेक्टिन बेंजोएट, स्पिनोसैड या कोरेजान का यूज़ छिड़काव करें। और जो रस शोषक कीट होते हैं, रस चूसने वाले कीट होते हैं, उनके लिए इमिडाक्लोप्रिड या थाइमिथॉक्सम इनका छिड़काव करें। राज्य के जो किसान पत्ता गोभी की पिछात खेती करना चाहते हैं वे वर्तमान तिथि से लेकर दिसंबर तक फसल लगा सकते हैं। पिछात पत्ता गोभी के बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित उन्नत प्रभेद लेट ड्रमहेड या सब्याय कैबेज लगाएं। पत्ता गोभी की बुआई में 800 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। बुआई में कतारों के बीच 60 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 30 सेंटीमीटर की दूरी रखें। पिछात पत्ता गोभी के उन्नत प्रभेद लेट ड्रमहेड और सब्याय कैबेज की उत्पादन क्षमता औसतन 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है।
राज्य के किसान ऊपरी जमीन में सब्जी, दलहन या किसी और फसल की खेती में निकौनी का काम करने के लिए कृषि उपकरण व्हील हो की मदद ले सकते हैं। व्हील हो की कार्य क्षमता 18 से 20 डेसिमल प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे रासायनिक दवा के बिना प्याज फसल को कैसे कीट मुक्त रखें। प्याज फसल में कीट ना लगे, इसके लिए किसान एक आसान उपाय अपना सकते हैं। इसके लिए प्याज फसल लगने से 30 दिन पहले 250 वर्ग मीटर भूखंड की दर से खेत के चारों ओर मक्का फसल 2 कतारों में लगा दें। इसके बाद मक्का फसल के घेरे के अंदर प्याज लगाएं। फसल में कीटों का प्रवेश नहीं होगा। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के बाद वक्त होता है एक छोटे से विराम का, लेकिन इस विराम में भी आपके लिए है संदेश, इसलिए आप बने रहिए हमारे कार्यक्रम के साथ। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक
ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। किसान भाइयों, आप अपने खेत से फसल लेने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, अपनी पूंजी लगाते हैं, लेकिन बहुधा ऐसा होता है कि अधिक बारिश के कारण या कम बारिश के कारण या कीटों के प्रकोप के कारण फसल के नुकसान की संभावना बनी रहती है। ऐसे में आपको आपके मेहनत की, आपकी पूंजी की लाभ नहीं मिल पाती। अगर हम मिश्रित खेती करें, यानी कि ऐसी खेती करें जिसमें एक साथ कई फसल ली जा सके, तो इस तरह के नुकसान से बचा जा सकता है। अगर एक फसल का नुकसान होता है तो हम दूसरे फसल से उसकी भरपाई कर सकते हैं। मिश्रित फसल में हम कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं, जो कि एक दूसरे के सहायक होते हैं। कैसे करें हम ये मिश्रित कृषि जिसमें तकनीक भी जुड़ा हो? आज पूरी जानकारी हम आपको दिलाने जा रहे हैं इस फीचर के माध्यम से। तो देखते हैं खुशहाली की नई राह, तकनीक आधारित मिश्रित खेती। अलग होता है सफल आदमी। सफल आदमी समय के साथ चलता है। कोहरे और धुंध से भरे जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए स्वयं के अंदर जज्बों के लौ जलाता है। सीने में पड़े बासी पुराने दर्द को खुरचता नहीं है, बल्कि उस दर्द को सहने की शक्ति बढ़ाता है। वो कौशल बढ़ाता है और कर्म पथ पर निरंतर आगे बढ़ता जाता है। ऐसे ही एक सफल व्यक्तित्व हैं रघुनाथ प्रसाद वर्मा। रघुनाथ गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड स्थित मोतीलेदा गांव के एक किसान हैं। खेती किसानी का कहरा उन्होंने अपने पिता से सीखा। जमीन कम थी, आर्थिक स्थिति माली थी। ऐसे में पढ़ाई सिर्फ मैट्रिक तक ही कर पाए। कॉलेज में दाखिला का सपना घर की माली हालत ने तोड़ दिया। शुरुआती दौर में पहले हमारे बाबूजी ये सब खेती करते थे, तो इतना सब्जी खेती नहीं करते थे। पूरा लट्ठा कुंडी चला के थोड़ा सा सब्जी लगाते थे, जिसमें हम लोग का जीवन यापन होता था किसी भी प्रकार से, और खेती होता था। तो हम तो कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैट्रिक पास किए। उसके बाद कॉलेज में लिखा है, और फिर पैसे के अभाव के कारण हम पढ़ाई वहीं छोड़ दिया। कुछ मैंने 6-7 सरकारी कॉलेज में भी हमको 700 रुपया लग रहा था फॉर्म भरने में। उस समय 700 रुपया हमको देने का हिम्मत नहीं पड़ा। ये 1994 की बात है। 94 में कॉलेज में हम उतना पैसा हम नहीं दे पाए, फिर छोड़ दिए। तो बाज़ार चले गए मजदूरी करने के लिए। 6 महीना साल भर मजदूरी किए, लेकिन हमको पसंद नहीं आया। तो बाबूजी हमको बोला क्या नौकरी करता है, अपना बाप का खेती छोड़ के दूसरे यहाँ नौकरी काहे करते हैं, गुलामी काहे करते हैं किसी की, अपना खेती कीजिए। उसी समय से आया, और तो खेती कम था, तो फिर कुछ खेती स्टार्ट किए हैं। उसी से अपना खेत को बढ़ाएं। पहले ज़मीन खरीदें अगल बगल से, पड़ोसी से ज़मीन खरीदें और खेती पर हम जुटें। जब रघुनाथ अपने दायित्वों को समझने लगे थे, जीवन यापन के लिए जरूरी सरंजामों को जुटाने के लिए उन्होंने बाजार का रुख किया। दिहाड़ी मजदूरी शुरू की, लेकिन पिता की प्रेरणा से खेती बाड़ी की तरफ लौटे। लेकिन इसमें कई चुनौतियां थीं। जमीन का रकबा कम था, तकनीकों की जानकारी नहीं थी, उत्पादन और आमदनी कम थी। लेकिन रघुनाथ के मन में ये बात घर कर गई थी कि अपना काम करो, चुनौतियों से मत डरो। फिर रघुनाथ ने जमीन का रकबा बढ़ाया और नवीन तकनीकों का सहारा लिया। नहीं, ऐसा इसलिए आया, जैसे बाबूजी पहले ज़्यादा एज का थे। हमारा बाबूजी 92 साल की अवस्था में डेथ कर दिए। तो घर की बोझ हार जाना, एक तो काम छोड़ दिए, दूसरा घर की बोझ, तो खेती संभालना पड़ रहा था हमको। अब इसमें हम सोचें कि हम तो नौकरी किए नहीं, तो ये खेती जब है तो इसी से हम क्यों नहीं ज़्यादा आमदनी ले लें, ज़्यादा कुछ कर लें। तो इसलिए हमने अपना खेत का ये बढ़ाया, और आमदनी से वाकिफ में कुछ हुआ है, बढ़ा हमारा आमदनी। कहा जाता है कि जिनके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है, उनके लिए समय स्वयं पथ प्रशस्त करता जाता है। रघुनाथ आत्मा और कृषि विज्ञान केंद्र से खेती किसानी की आधुनिक तकनीकों को समझने में कामयाब हुए। उनका प्रयास और लगन कुछ ऐसा था कि उन्हें इजराइल जा रहे किसानों की टीम में शामिल किया गया, और उन्होंने जैविक खेती अपनाई। पुराने जो ढंग से करते थे, जैसे बाबूजी करते थे पहले, तो उसमें उत्पाद कम होता था और आमदनी कम होती थी। तो धीरे धीरे हमको आत्मा से संपर्क हुआ, कृषि विभाग से संपर्क हुआ, वहाँ के कुछ वैज्ञानिकों से संपर्क हुआ, वहीं से हमको संपर्क हुआ। और उसके बाद कुछ दिन
उसके ढंग से हम खेती किए। बाद में नई तकनीकी उसके द्वारा मिलने लगा और हम इजराइल चले गए सरकार के द्वारा कि देखिए अब बेटर खेती करने के लिए। वहाँ से अभी हम दिखाएंगे जो सिस्टम अपना पूरा बूंद बूंद सिंचाई वाला, वो बस स्विच ऑफ करना है तो स्विच ऑन कर दीजिए, पूरा खेत पटेगा, दिन भर मशीन की ज़रूरत नहीं है, इतना सुविधा। और कुछ हमारा सहयोग एकल विद्यालय से भी मिल गया कि देखिए आप खेती कर रहे हैं, इजराइल से भी आए हैं, लेकिन ऑर्गेनिक हमारे साथ भी अपनाइए, कुछ सहयोग इनका भी मिल गया हमको। तो अब कुछ ज़्यादा हम ऑर्गेनिक कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र का उपयोग बहुत कम, जहाँ ज़रूरी पड़ता है नहीं के बराबर तो हम कुछ यूरिया वगैरह डालते हैं, नहीं तो नहीं डालते हैं। रघुनाथ ने कभी चादर सिकुड़ने की शिकायत नहीं की और न ही कभी पैरों को सिमटा, बल्कि खेती बाड़ी के क्षेत्र में नया ताना बाना बुना, जमीन का रकबा बढ़ाया। कभी एक छोटी सी जमीन से खेती शुरू करने वाले रघुनाथ के पास आज की तारीख में 8 से 10 एकड़ जमीन है। योजनाओं की जानकारी मिली, प्रशिक्षण मिला और आमदनी बढ़ी। कुछ बाबूजी हमारे खरीद के रखे थे, ऐसा नहीं कि हमारे बाबूजी के पास ज़मीन नहीं था। जैसे कि 3-4 एकड़ ज़मीन था, आज 8-10 एकड़ ज़मीन हुआ है। तो मैंने धीरे धीरे हमको जहाँ मिलते गया, थोड़ा खेती ही करके खेत से जैसे धान हुआ तो उसको बेच के ऐसे बाबूजी खुले बेच देते थे। इधर गांव में 8-10 रुपये 7 रुपये बिकता था। सरकार लगा ले रहे थे, ये जानकारी नहीं था और हम लोग थोड़े पढ़े लिखे थे, हम लोग पता हुआ कि गवर्नमेंट लेती है तो आज गवर्नमेंट को देते हैं। रजिस्टर्ड किसान के अंतर्गत आ रहे हैं, वो 20 रुपये हमको वहाँ मिल रहा है, गाँव में 12 रुपये, 8 रुपये का फायदा यही हो रहा है। समय के साथ चलना सफलता का मूल मंत्र है। रघुनाथ ने खेती किसानी को समझकर खेती करना शुरू किया। उन्होंने मिश्रित खेती और बेमौसमी खेती को अपनाया, आपदाओं को अवसर में बदलने का जज्बा तैयार किया, ऐसी प्रजातियों का चुनाव किया जो उनके लिए लाभकारी हो। सब्जी जैसे है तो सब्जी हम लेके बाबूजी केवल आलू का लगाते थे, धान लगाते थे, हल्का फुल्का सब्जी, और हम उधर का खेती छोड़ के धान गेहूँ छोड़ के सब्जी में ज़्यादा आ गए। और अभी आपको दिखाए ना, जस्ट आप धनिया देखें, यही चीज़ आपको महसूस हुआ होगा कि हर पूरा गांव घूमिएगा धनिया नहीं मिलेगा हमारे पास है। तो ये हम सहयोग लिए विभाग से पॉली हाउस, और इसमें ऐसा सीजन में लगाते हैं ताकि आपका माने हमको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। अभी आप भिंडी देख रहे हैं हमारा। रघुनाथ अपने पिता की बातों को दोहराते हुए कहते हैं कि जिनके पास जमीन, पेड़ और गाय हैं वो कभी भूखा नहीं मर सकता, उसके लिए सदैव आमदनी का स्रोत बना रहेगा। हमारा बाबूजी कहते थे, ये कहावत है, जिसके पास, एक गांव में कहावत है, ऊंचा नीचा चूचा जिसके पास रहता है वो कभी भूख नहीं मरता है। तो नीचा कहने का मतलब हमारा बाबूजी की नीचा मतलब जमीन, वो कहा करते थे नीचा जिसके पास है मतलब जमीन जिसके पास, वो कभी भूख नहीं मरेगा। ऊंचा मतलब पेड़ जिसके पास है वो कभी भूख नहीं मरेगा। चूचा मतलब जिसके पास गाय है, जिसके पास दूध का स्रोत है। यदि कितना बड़ा अकाल हो गया, आपके पास ज़मीन है, गेहूं लगा दिया, आलू लगा दीजिए, किसी तरह बारिश ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला मैंने सीजन में बारिश रोक दिया, बाद में बारिश देती है, तो आप कुछ खेती करके निकाल लीजिएगा। पेड़ है, कुछ फलदार वृक्ष है तो आपको आमदनी होगा। लेकिन आज का समय में बाज़ार में डिमांड इनका ज़्यादा हो गया। अभी अमरूद हम जो ले जाते हैं 60 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये बिकता है। सब्जी से ज़्यादा फायदा इसमें आ रहा है। आज की तारीख में रघुनाथ आम, अमरूद, नींबू, पपीता सहित कई बागवानी फसलों की खेती सफलतापूर्वक कर रहे हैं। उनका मानना है कि बागवानी फसलों की खेती से अच्छी आमदनी प्राप्त की जा सकती है। परती छोड़ने से बेहतर है आप उसमें ड्रिप लगा दिया, फलदार वृक्ष लगाए, जो आपको अभी जितना ग्राफ्टेड पौधा आ रहा है हर दूसरा साल में फल दे देगा। ऐसे अमरूद है, आम है, आपका ये नींबू है, ये दूसरा से तीसरा साल में फल दे देगा। तो 2 साल यदि उसके पानी का साधन है, कुआं का स्रोत कर लिया, तो वो उसमें ड्रिप लगा दे और अपना पौधा लगा दे, तो दूसरा साल उसको आमदनी, कोई ज़्यादा मजदूरी की ज़रूरत नहीं है। एक बार साल भर में एक बार कोड़ाई करके उसमें गोबर वगैरह देना है, वो आपका 2 साल 3 साल पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहेगा। जिस तरह कोई सर्विस करता है तो इस साल आमदनी हुआ, फिर अगला साल आमदनी होगा। क्रॉप लगाते हैं जैसे भिंडी, ये तो एक बार 2-2.5 महीना में ख़त्म हो जाता है। भिंडी लगा दिए, झींगा लगा दिए तो 2-2.5 महीना में ख़त्म हो जाता है। ये लंबा समय तक चलता है। जिसके पास ज़मीन है वैसे किसानों को हम बोलेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन है तो आप इस तरह का पौधा कर लें, सब्जी से ज़्यादा आमदनी। रघुनाथ स्वास्थ्य और पर्यावरण का ख्याल रखते हुए प्राकृतिक खेती पर जोर देते हैं। अपने खेतों में अनावश्यक रासायनिक उर्वरकों या कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करते हैं। सहमत, उस पर हम पूरा जोर से हैं। लेकिन क्या है, कुछ जैसे आपका वर्मी कंपोस्ट बनाता है या गोबर, तो हम लोग पर गाय है, उसके बाद जो भी गोबर का ज़रूरत पड़ता है हम नज़दीक शहर से गिरिडीह से हम मंगा लेते हैं। 10-20 ट्रॉली गोबर आ गया, तो ये तो गोबर में ही एक ऐसा
माने इतना सूक्ष्म तत्व तो पाया जाता है कि हर चीज़ उसमें पोटास, नाइट्रोजन, DAP का सब चीज़ का मात्रा गोबर में हमको मिल जाता है। तो ये गोबर का उपयोग हम खुद कर लेते हैं, अपना घर से गाय है। इसके बाद ऑर्गेनिक में जैसे वो हम बनाते हैं जीवामृत, ये गाय का गोबर, गाय का मूत्र और बेसन गुड़ देके इसको 7 दिन पानी में देके चला के बनाते हैं, उसको हम खेत में देते हैं तो पोटास का काम कर लेता है। तो हमको पेस्टिसाइड हर फर्टिलाइज़र का ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ कुछ सब्जियां में जैसे आपका जिसमें कीड़ा नहीं मरता है उसमें उस तरह का पेस्टिसाइड डालना पड़ता है। जो जैसे बैगन का कीड़ा है जो शुरू में होता है उसमें कभी कभार पेस्टिसाइड डालना पड़ता है। और बाकी खेत के बचाने के लिए हम एकदम फर्टिलाइज का ही उपयोग ख़त्म कर दिए हैं। बहुत कम जो सब्जी में देखें कि नहीं हो रहा है उसमें कभी कभार देते हैं, नहीं तो हम। रघुनाथ का मानना है कि प्राकृतिक या जैविक खेती से उत्पादन कम नहीं होता, लेकिन खरीदारों को सही जानकारी नहीं मिल पाने के कारण जैविक सब्जियों की सही कीमत नहीं मिल पाती है। उत्पादन में ऐसा नहीं है, आप ज़्यादा मात्रा में यदि गाय का गोबर का उपयोग कर रहे हैं तो ऐसा कमी नहीं आता है। लेकिन ये क्या है कि आपका जैसे हम गोबर ज़्यादा डालें, पूंजी ज़्यादा लगा, तो शहर में ऐसा डिमांड है कि आप ज़्यादा पूंजी लगे तो आपका ऑर्गेनिक सब्जी का दाम ज़्यादा नहीं मिल रहा है। आपका ऑर्गेनिक सब्जी या पेस्टिसाइड वाला, हर्बिसाइड वाला जो आपका पेस्टिसाइड या फर्टिलाइज़र वाला जो दाम मिल रहा है वही दाम हमारा ऑर्गेनिक मिल रहा है। इसलिए किसान थोड़ा कुछ ज़्यादा मायूस हो जाता है, ज़्यादा नाराज़ हो जाता है कि हम इतना गोबर डालें, इतना पूंजी, इतना मेहनत लगाएं ऑर्गेनिक में, उसके हिसाब से उनको दाम नहीं मिल पाता है। तो ये हम कहना चाहते हैं कि इस तरह का कुछ ऑर्गेनिक के लिए हो। वैसा जैसे हम लोग खुद अपना मंडी तो देते हैं, कुछ कुछ सब्जी अपने मार्केटिंग कर लेते हैं। तो कोई ग्राहक आता है बोलता है क्या आपका क्या है, इसमें क्या खूबी है कि हम ले लेंगे, कैसे जाने हम कि नहीं है ये पेस्टिसाइड दिया हुआ या फर्टिलाइज़र वाला नहीं है। तो ऐसा किसान के पास सामना करना पड़ता है और फिर बोलता है आपका कहीं से ऊपर से आया कि वही दाम देंगे। ग्राहक ऐसा बोल देता है कि मैंने आपको, ग्राहक नहीं लेना चाहता है ज़्यादा अधिक दाम में, तो थोड़ा सा किसान को नुकसान हो जाता है कि हम ऑर्गेनिक तो तैयार किए, ज़्यादा पैसा लगा, ज़्यादा मेहनत लगा, लेकिन उसका दाम उस हिसाब से नहीं मिल पाता है। इसलिए किसान उतना इसकी ओर ध्यान नहीं दे पाता है। नवाचारों से रघुनाथ की स्थिति बदली है। कभी आर्थिक बदहाली के कारण कॉलेज की पढ़ाई न कर सकने वाले रघुनाथ अब आर्थिक रूप से न केवल मजबूत हैं बल्कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, और वो भी सिर्फ कृषि की बदौलत। बचत क्या बताएं कि ऐसा स्थिति आपको हम पहले बताएं कि हमारा इतना स्थिति खराब था, पढ़ने का फीस नहीं दे पा रहे थे। गांव में जब बिजली आई तो बिजली के लिए चंदा लेने के लिए आया था, 10 रुपया से हम नहीं दे पा रहे थे, इतना स्थिति खराब था। और आज मैंने हम क्या बताएं कि अपना बच्चा को, एक बेटी धनबाद में पढ़ रही, बेटा गिरिडीह का पंचवटी स्कूल में पढ़ रहा है, घर में सबका पालन पोषण खेती से ही करते हैं, दूसरा कोई स्रोत नहीं है, कोई आमदनी का स्रोत नहीं। रघुनाथ खेती बाड़ी के बल पर आज की तारीख में आत्मनिर्भर हैं। वे नौकरी नहीं करते परंतु वे अपने काम से खुश हैं। वे मानते हैं पराधीन सपने हूँ सुख नहीं, वे स्वयं को आज़ाद महसूस करते हैं। पछतावा नहीं है कि नौकरी नहीं की, कारण कि ये बात हमारे बाबूजी कहा करते थे, नौकरी वही करता है जो नौकर होता है। ये हम अपना आज़ादी से कर रहे हैं। आज हम आपके साथ बैठे हुए हैं, गप कर रहे हैं, तो हमको कोई बोलने वाला नहीं है क्यों गप कर रहे हैं, क्यों टाइम। नौकरी में हमको टाइम मांगना पड़ेगा, सर हमके पास कुछ है इस तरह का देना है, टाइम दीजिए, हो सके वो दें नहीं दें, इसमें हमारी आज़ादी। हमारा इच्छा हुआ, गवर्नमेंट बोला, आज सरकार से कुछ सहयोग मिला कि यहाँ प्रशिक्षण है, इच्छा हुआ हमको जाना है, हम भी साहब से बोलते हैं सर हमको भी प्रशिक्षण में जाना है, चल देते हैं, किसी से आदेश लेने की जरूरत नहीं। रघुनाथ अपनी सफलता का राज अन्य किसानों के साथ साझा करते हैं। उनका मानना है कि उत्पादन कम होने और कृषकों के पलायन का मूल कारण किसानों के पास छोटी जोत का होना है। बड़े पैमाने पर उत्पादन प्राप्त करने के लिए वे चकबंदी की हिमायत करते हैं। नवाचारों को अपनाकर व्यावसायिक खेती अपनाने की सलाह देते हैं। सिंचाई, चकबंदी और व्यावसायिक खेती को सफलता का मूल मंत्र मानते हैं। देखिए, यहाँ का सबसे पहला परेशानी है जैसे किसान का ज़मीन, ये टुकड़े टुकड़े में यहाँ का ज़मीन हमारे गांव का, तो किसी का 2 कट्ठा यहाँ पर से 5 कट्ठा है, तो ये जैसे ड्रिप भी लगाता है तो 2 कट्ठा 3 कट्ठा में लगाने में उनको दिक्कत होता है। तो यहाँ यदि सरकार चाहे कि किसानों की ज़मीन जो है जैसे 2 एकड़ 5 एकड़ का किसान के पास ज़मीन है तो वो चकबंदी के रूप में हो जाए तो सबसे बेटर होगा, किसान खेती कर ले सकता है, क्योंकि रोज़ उसको काम मिलता नहीं है। अच्छा, खेती में जैसे किसान अपना थोड़ा सोच बदले, व्यवसाय के रूप में खेती करे, जैसे धान की खेती तो पूर्वजों से करते आ रहा है, गेहूँ की खेती पूर्वजों से करते आ रहा है, इसमें उतना मुनाफा नहीं है,
जितना सब्जी में हो जाता है, सब्जी की खेती, बागवानी की खेती, तो इस तरह का किसान बदल के कुछ सब्जी खेती करे तो उसको फायदा होगा। गांव के किसान रघुनाथ से प्रेरित होकर समेकित खेती अपना रहे हैं। जिनके लिए खेती किसानी कभी जोखिम का काम लगता था, अब रघुनाथ की प्रेरणा से जैविक खेती, मिश्रित खेती, प्राकृतिक खेती और समेकित खेती अपना रहे हैं। इस फार्मिंग है क्या समेकित खेती, जिसमें आम है, अमरूद है, नींबू है, फलदार और सब्जी का दोनों किसान करेगा तो वो सालों भर उसको कैसे इनकम हो। इसलिए किसान आम का सीजन में आम से इनकम कर लेंगे, नींबू के समय में नींबू का, पपीता के समय में पपीता से, और खेत से जैसे आम और अमरूद जो है ये सब बड़े पौधा के नीचे हल्दी है, अदरक है, ओल है, ये सब का भी खेती कर सकते हैं। कभी मुफलिसी और मजदूरी का जीवन व्यतीत करने वाले रघुनाथ आज आसमान पर सफलता की रेखा खींच रहे हैं। आंखों में सजे सपनों को बाहों में भींच रहे हैं। अपना उपवन अपने श्रम से खींचकर उन्होंने कामयाबी की एक नई इबारत लिखी है। ये कामयाबी इस बात की प्रेरणा है कि खेती किसानी घाटे का नहीं बल्कि फायदे का सौदा है, बशर्ते जज्बा हो, जानकारी हो और जीवन में जीवटता हो। तो देखा किसान भाइयों आपने, अगर आप मिश्रित खेती करते हैं तो किस प्रकार फसलों के नुकसान से बचकर लाभ प्राप्त किया जा सकता है। आज के कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन अगर आपको इसी संबंध में या किसी और बात की जानकारी चाहिए तो आप हमें अवश्य लिख भेजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।